सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर पे हेलो एल्केन और हेलो एलीन इस चैप्टर के पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं। इन 2 लेक्चरों में पहले लेक्चर पे हमने इनका परिचय पढ़ा था, समव्यवस्था पढ़ी थी, इनके नामकरण की बात की थी और दूसरे लेक्चर पर हमने एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियों का अध्ययन किया था। आज हम लोग एल्किल हैलाइड के गुणों की बात करेंगे। देखिए, गुण 2 तरह के होते हैं, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण, जो कि हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब इसमें भी भौतिक गुण जो है वो केवल पढ़ के ही निकल जाना है, ठीक है। आपके काम के जो हैं वो रासायनिक गुण हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्योंकि हम ये जानेंगे कि जब एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करता है तो क्या बनता है, और ये सारी चीज़ें हम रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम देखने में कैसा है, ठोस है या द्रव है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, कितने में गल जाएगा, ये सारी बातें भौतिक गुणों के अंतर्गत की जाती हैं। बट इसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वही सोडियम जल के साथ कैसे क्रिया करता है या हाइड्रोजन के साथ कैसे क्रिया करता है, क्या होगा जब सोडियम को किसी और चीज़ के साथ मिला दिया जाएगा, इन सारी बातों का अध्ययन जब हम करेंगे तो हम उसे रासायनिक गुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर दिख रहा है, तो ये मार्कर देखने में सिलेंडराकार है, ठीक है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कितनी है, ये वाइट कलर का है, ऊपर का जो ढक्कन है वो ब्लैक कलर का है, ये सारी बातें इसकी भौतिक गुण के अंतर्गत आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये किसी से क्रिया कैसे करता है, ये किस गुण के कारण लिख पाता है, बोर्ड पे कैसे लिखते हैं इससे, ठीक है, या जो भी इसके अंदर के रासायनिक गुण है उन्हें हम लोग रासायनिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री पे हम लोग अभी चले, जब एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हम दोनों ही गुणों की बात करेंगे। जो पहला गुण है वो है भौतिक गुण। देखिए, भौतिक गुण पढ़ देता हूँ, ठीक है। एल्किल हैलाइड जैसे कि मेथिल क्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड रंगहीन गैस होते हैं, C18 तक मीठी गंध वाले द्रव होते हैं और उसके उच्च ठोस होते हैं, यानी कि C1 C2 मेथिल और एथिल, इसके बाद C3 से लेकर C18 और फिर C18 से ज्यादा वाले 3 कैटेगरी में बांट लिया गया है। ये जो पहले वाले 2 हैं ये गैस मिलते हैं, फिर ये द्रव मिलते हैं और ये फाइनली ठोस मिल जाते हैं। तो ये यही कह रहा है कि एल्किल हैलाइड जैसे कि मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड रंगहीन गैस हैं, C1 C2 वाले, यानी CH3Cl C2H5Cl वाले। उसके बाद के जो हैं वो तैलीय द्रव हैं, ठीक है, और उसके बाद ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। एल्किल हैलाइडों की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनका क्वथनांक संबंधित एल्केनों की तुलना में अधिक होता है। देखिए, बेसिकली RX यही एल्किल हैलाइड है, यानी कि ऐसे होगा ये कुछ CH3 CH2Br, ठीक है, या CH3Br ऐसे ही। तो बेसिकली C और X के बीच में बंध बनता है, ठीक। तो इसमें से जो यक्स है वो हैलोजन है, वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है आंशिक रूप से, और इसके ऊपर ऋणावेश और इसके ऊपर धनावेश रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बंध जो है यह ध्रुवीय बंध है, इसमें ध्रुव उत्पन्न हो गए, प्लस वाला और माइनस वाला। और जब ध्रुवीय बंध है तो उसको तोड़ने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनकी गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सेम जैसे वैद्युत अपघटनीय यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, वैसे ही जो इसमें। तो इस तरह से ये जो 2 हैं ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, वो भी फिजिकल वाली। अब हम बात करते हैं इसकी रासायनिक गुणों की, ठीक है। रासायनिक गुणों पर हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के यौगिकों से जब क्रिया करता है तो किस प्रकार से क्रिया करता है, या इसका जल अपघटन होता है तो कैसे होता है, इन सब पर हम क्रम से चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन। जल अपघटन, देखिए, जहां कहीं भी जल अपघटन शब्द का आएगा इसका मतलब होगा कि पानी के साथ क्रिया करा दे और वो चीज जो है 2 भागों में टूट जाए, तो जल के कारण होने वाला अपघटन जल अपघटन कहलाता है। तो एल्किल हैलाइड जलीय KOH के साथ क्रिया करके संबंधित एल्कोहल बनाते हैं, या फिर जलीय KOH के स्थान पर AgOH का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर C2H5OH, इसकी क्रिया सिंपली KOH से करा दी गई, सॉरी C2H5Br एथिल ब्रोमाइड ले आया हमें, और जैसे हमने इसकी क्रिया KOH से कराई गई तो ये पोटेशियम हाईली पॉजिटिव, ब्रोमीन हाईली नेगेटिव,
दोनों के बीच में क्रिया हो जाएगी और इस प्रकार से ये KBr बना लेगा और OH जो है यहाँ पर आकर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बना देता है C2H5OH प्लस KBr। तो इस प्रकार अब इस प्रकार ये जो KOH है ये मतलब ये जलीय है ये विलयन में, ठीक है। तो इसके कारण इसके दो हिस्सों का अपघटन हो गया, इसलिए हम इसे जल अपघटन कहते हैं। अगर आप यहीं AgOH से क्रिया कराते तो भी वैसी ही रिएक्शन होती लगभग, कोई खास अंतर नहीं आता। मान लीजिए AgOH से क्रिया करा दी जाए तो भी वही है, Ag और Br की क्रिया हो जाएगी और C2H5 के साथ में OH चला जाएगा। सो C2H5OH प्लस AgBr। तो ये इस तरह से जल अपघटन की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग KCl से क्रिया, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, KCl से क्रिया। चलिए देखते हैं जरा KCl से क्रिया कराने पर क्या होता है। पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहली विलयन के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड या फिर नाइट्राइल प्राप्त होते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने मेथिल आयोडाइड लिया और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं KCN से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला, हाईली पॉजिटिव हाईली नेगेटिव दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। सो ये बना देगा CH3Cn प्लस Ki, ठीक है। अगर यही C2H5 होता, मान लीजिए C2H5 है तो एथिल ब्रोमाइड की अगर हम बात कर रहे हैं प्लस KCN, सो पोटेशियम और ब्रोमीन के बीच हो जाएगा और C2H5 के साथ में Cn जुड़ जाएगा। सो C2H5Cn प्लस KBr, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट वही लग रहा है कि आपको अगर पोटेशियम है तो वो हाईली पॉजिटिव है और उसको साथ वाले को हैलोजन को अपने साथ में ले जाता है बाहर। अगला मान लेते हैं मान लीजिए मैं KNO2 के साथ क्रिया करा रहा हूँ, ठीक है। KNO2 से क्रिया मीन्स पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया। अब पोटेशियम नाइट्राइड से जब क्रिया होगी तो कैसे क्रिया होगी, रिएक्शन लिखते हैं, देखते हैं। C2H5Br प्लस, अब देखिए ये NO2 तो ऐसा है KNO, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। KNO2 को NO2 माइनस है और उसमें O जो है एक माइनस वाला होता है, उसके साथ में K जुड़ा होता है, तो सिंपल आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। पोटेशियम ब्रोमीन जोड़िए, पूरा बनाइए, क्या बनेगा C2H5। अब ये पोटेशियम यहाँ से हट गया, ये इसकी जगह पर आकर C2H5 जुड़ गया है, ONO प्लस KBr, ठीक है। सिंपल है, पुराना नियम, कोई नया नियम नहीं लगाया गया। ये क्या बन गया, एथिल नाइट्राइट। सो अगर आपने पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया कराई तो एथिल नाइट्राइट बन गया, ठीक है। अगर जैसे आपने KOH से क्रिया कराई थी तो C2H5 OH बन जा रहा था, तो पोटेशियम हटेगा, उसके साथ जो भी रहेगा वो इसकी जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें इनका अपघटन हुआ है और वो उसके स्थान पर जुड़ रहे हैं। अगर यही सिल्वर नाइट्राइट होता सपोज दैट, तो क्या होता, तो यहाँ पर AgBr बन जाता और यहाँ एथिल नाइट्राइट ही रहता, कोई अंतर नहीं आता। बट अंतर उसमें एक आएगा। अच्छा चलिए देखिए लेते हैं। मान लीजिए मैंने यही क्रिया AgNO2 के साथ में कराई है, AgNO2 से क्रिया, ठीक। तो जब AgNO2 से क्रिया कराते हैं तो अब की बार नाइट्रो एल्केन ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अब नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन में डिफरेंस ये है, अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ तो वो नाइट्रो एल्केन है, और अगर जैसे ऑक्सीजन से पिछली बार वाले में जुड़ा है तो वो नाइट्राइट है। तो अब की बार नाइट्रोजन से जुड़ेगा, कहने का तात्पर्य क्या है, रिएक्शन से देखते हैं। मान लीजिए C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड असल में इसकी प्रयोगशाला विधि भी पूछी जाती है, इसलिए हम साथ साथ एथिल ब्रोमाइड लेते हुए चल रहे हैं। कॉमन ये स्टार्टिंग तभी कोई खास दिक्कत नहीं है।
इसकी क्रिया हम करा रहे हैं AgNO2 से। अब AgNO2 से जैसे हम इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए एक चीज तो वही है, सिल्वर पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव, चलो भाग चले, तो AgBr भाग गए। अब जो रह गया वो है NO2, तो ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है C2H5, ये डायरेक्ट N से जुड़ता है, ठीक है। पिछली बार O से जुड़ रहा था, अब की बार ये डायरेक्ट N से जुड़ता है, कैसे O और ये O माइनस N प्लस, इस प्रकार से। इसमें डायरेक्ट N से जुड़ रहा है इसलिए ये हो गया नाइट्रोएथेन, नाइट्रोएथेन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यार इसमें क्यों डायरेक्ट N से जुड़ गया, उसमें मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। AgNO2 जो है इसमें वहां पर जो पोटेशियम था वो था फर्स्ट ए ग्रुप का, फर्स्ट ए ग्रुप का होने के कारण वो हाईली रिएक्टिव था और इसके कारण वहां पर वैल्यू सहजीवन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये Ag जो है वो फर्स्ट बी ग्रुप का है, तो यहाँ पर सहसहयोजी बंध पाया जाता है। इसके कारण सहसहयोजी बंध पाए जाने के कारण ये इनका डिफरेंस हो जाते हैं। आइए बात करें आगे। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर निराकरण अभिक्रिया की। निराकरण का एक शब्द और होता है विलोपन, ठीक है। तो निराकरण या विलोपन एक ही बात हो गई। जब हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो हैलोजन अम्ल का एक अणु निकल जाता है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। अब दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से निकलते हैं, अभी हम रिएक्शन में देखेंगे। दोनों से निकल जाते हैं तो दोनों की एक बॉन्डिंग खाली हो जाएगी, उस स्थान पर द्विबंध आ जाता है। इस प्रकार से हेलो एल्केन से एल्कीन प्राप्त की जा सकती है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेन से प्रोपीन, ठीक है। सो हम पीछे देख चुके हैं पिछले वाले लेक्चर पे कि हम एथेन से एल्केन से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले आप एल्केन से हेलो एल्केन प्राप्त करिए, फिर हेलो एल्केन से एल्कीन, इस मेथड से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखें हमको क्या करना है, कोई भी इस तरह से एल्केन लेनी है। अब इसमें एक खास बात बताते हैं, यहाँ पर खास बात क्या है, कम से कम उस एल्केन में 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि एल्कीन का मिनिमम एथीन या एथिलीन है जिसमें 2 कार्बन होते हैं। तो इसलिए मेथिल ब्रोमाइड के साथ ये नहीं होगा, बाकी एथिल ब्रोमाइड से आप इसको या एथिल हाइड्राइड से इसको आप शुरू कर सकते हैं। इसकी क्रिया करा देनी है हमें KOH से। चलिए मैंने KOH से क्रिया करा दी, ठीक है। तो जैसे ही KOH से क्रिया होगी तो ये जो है इसका X और इसका H ये दोनों आपस में फूट लेंगे, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि एक का हाइड्रोजन हट जाएगा और एक का X हट जाएगा। तो पोटेशियम इसके X के साथ में और हाइड्रोजन इसके OH के साथ में ऐसे क्रिया कर जाता है। तो क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनेगा, K और X ये बना देगा KX, H और OH ये बना देगा HOH यानी कि H2O। अब ये जो रह गया ये क्या रह गया, ये भी नहीं है इसके पास, अब ये भी नहीं है। कार्बन के पास, दोनों के पास एक संयोजकता खाली हो गई। जब एक संयोजकता खाली हो गई तो वहां पर द्विबंध लगा दिया जा सकता है। तो RCH CHH, अगर मान लीजिए मैं CH3 CH2 CH2Br ब्रोमोप्रोपेन इसको ले रहा हूं और इसकी क्रिया मैंने सिंपली KOH से करा दी, ठीक है। तो जब KOH से क्रिया कराई जाएगी तो पोटेशियम ब्रोमीन को ले जाएगा और H इसके इधर वाले के हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो ये बना देगा CH3 CH CH2 प्रोपीन बन जाएगा और साथ में KBr प्लस H2O। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि पहले प्रोपेन लेना है, प्रोपेन से ब्रोमोप्रोपेन बना लेना है, फिर उसकी क्रिया KOH से करा देनी है तो प्रोपीन बन जाएगा। सो ये मेथड यूज होता है, कैसे प्राप्त करेंगे एल्केन से एल्कीन। ओके, साथ साथ ये भी देखते चले। इन्हीं रिएक्शनों में देखिए
जो बोर्ड का एग्जाम होता है उस पर 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली परेशान करते हैं। वो उतने परेशान करने वाले नहीं होते, बट वो होता ही है कि इनको डायरेक्ट नहीं मिलते कॉपी में। क्या होता है और कैसे प्राप्त करेंगे, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है जब एक ही क्रिया बी से कराई जाती है, तो क्या होता है जब हेलो एल्केन की क्रिया की OH से कराई जाती है, आंसर बोर्ड पे है, इसका आंसर हर रिएक्शन पे होता है, ठीक है। और कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं ब्रोमो हेलो एल्केन से तो एल्कीन बना लेता हूँ, अब लेकिन मुझे एल्केन से एल्कीन बनानी है, तो पहले स्टेप में एल्केन से हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा और दूसरे स्टेप में हेलो एल्केन से एल्कीन बनानी पड़ेगी। इस तरह से आप ये वाले भी पोर्शन कर सकते हैं और समझते चल सकते हैं कि कैसे हम एक हिस्से से दूसरा हिस्सा प्राप्त करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। चीज और अच्छा, जैसे मैं एथिल ब्रोमाइड वाली को निराकरण अभिक्रिया पे लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने CH3 CH2Br ब्रोमो एथेन लिया और इसकी क्रिया KOH से करा दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसकी क्रिया KOH से कराई है, सो ये क्या बना देगा, CH2 प्लस KBr प्लस H2। यहाँ से एक ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है और ब्रोमीन यानी हैलोजन निकल रहा है। सो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है, V का मतलब होता है बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन को, हैलोजन यानी कि हैलोजन को। तो ये अभिक्रिया भी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन दिए हुए हेलो एल्केन से बाहर निकल जाता है, और या फिर उनका निराकरण हो जाता है, तो निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इन दोनों के निकलने के कारण उन कारण पर एक संयुक्ता खाली बचती है, जिसलिए उनके स्थान पर द्विबंध आ जाता है। तो इसलिए ये वाली जो अभिक्रिया है ये एल्कीन प्राप्त करने के लिए यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ऐसे देखिए, पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और फिर उस क्वेश्चन का माहौल तैयार करता हूँ। अभी हम इसी निराकरण अभिक्रिया पर ही बात कर रहे हैं। इसमें एक कंडीशन पाई जा सकती है। कैसी कंडीशन, उसको समझने के लिए चलिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। CH3 CH2 CHCl सॉरी CH2 और CH2Cl। मान लीजिए मैंने एक ऐसी अभिक्रिया ली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही दोनों, इसका क्लोरीन निकलेगा और इसका हाइड्रोजन निकलेगा। बट चलिए पहले मैं इसी को समझा देता हूँ। इस अभिक्रिया में मान लो मैंने इसकी क्रिया KOH से करा दी, ठीक है। तो पोटेशियम इसकी क्लोरीन को ले जाएगा और OH जो है बगल वाले के हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा, इन दोनों में प्रेम होगा और यहाँ पर द्विबंध आ जाएगा। बट अगर ये KOH तो लिखा रह देते हैं, बट अगर ये 1 क्लोरोब्यूटेन न होकर के 2 क्लोरोब्यूटेन होता, ठीक, Cl यहाँ पर है और CH3 यहाँ पर है, देखना। तो जब सेम रिएक्शन होगी तो पोटेशियम तो क्लोरीन को उड़ा ले जाएगा। अब इस OH के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो यहाँ के हाइड्रोजन को उड़ा दे या तो वो यहाँ के हाइड्रोजन को उड़ा दे। दोनों से प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, कैसे देखते हैं। चलिए पहले मैं दोनों प्रोडक्ट बनाता हूँ, फिर देखेंगे कि कौन सा नियम लगेगा। जैसे हमने मार्कोनी आपने देखा था, तो कौन सा नियम लगेगा और उस नियम के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट सही होगा या ज्यादा मिलेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा कुछ। तो चलिए पहले मानते हैं कि इन दोनों के बीच में द्विबंध आता है, तो ये बनेगा CH3 CH2 द्विबंध
पहले और दूसरे के बीच में है, CH2। अब हम मानते हैं कि द्विबंध दूसरे और तीसरे के बीच में है, सो ये बनेगा CH3 CH CH CH3। ठीक है, साथ में दोनों ही कंडीशन पर KBr बाहर होगा और H2O बाहर होगा। यहाँ भी KBr और H2O साथ में बनेंगे। इसका मतलब कि इस कंडीशन में ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 ये दो बन सकते हैं, लेकिन कौन सा बनेगा इस चीज को समझने के लिए जो नियम यूज होता है उसका नाम है सेट जैफ नियम। जब निराकरण अभिक्रिया में या विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया में ऐसी परिस्थिति आती है कि हेलोजन परमाणु ऐसी परिस्थिति आती है कि दो प्रकार के एल्कीन बन सकते हैं, तो उनमें से कौन सा सही है इस चीज को समझने के लिए सेट जैफ नियम का प्रयोग करते हैं। ये नियम हमसे कुछ पहले नियम पढ़ देता हूं, ठीक है, फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि एल्किल हैलाइड में दो बीटा कार्बन उपस्थित हैं, अब बीटा कार्बन क्या होते हैं पहले बीटा समझ लेते हैं फिर आगे ले लेते हैं। जिससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा, ठीक है, और उस अल्फा के बाद वाले जो कार्बन होते हैं उसे कहते हैं बीटा। तो यहाँ पर बीटा हुआ और यहाँ पर बीटा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर दो बीटा हुए। अगर आपने इधर वाला बीटा लिया है अल्फा बीटा इन दोनों को लिया है तो ब्यूटीन 1 बन रहा है, अगर आपने इधर वाला बीटा लिया है अल्फा बीटा ये वाला लिया है तो ब्यूटीन 2 बन रहा है, ठीक है। तो हाँ, पिछले वाले में कंफ्यूजन क्यों नहीं होता, अगर हम CH3 CH2 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 Cl लेते हैं तो डायरेक्ट अल्फा ये होता बीटा ये होता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, एक ही अल्फा बीटा है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर दो बीटा हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अल्फा बीटा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यदि एल्किल हैलाइड में दो बीटा कार्बन उपस्थित हैं तो हाइड्रोजन के साथ बीटा हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलोपित होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। समझ में आया? नहीं आया? फिर पढ़ते एक बार। तो हाइड्रोजन के साथ बीटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ वो वाला बीटा हाइड्रोजन विलोप होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब ये दोनों बीटा कार्बन है, ठीक है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो कौन सा विलोप होगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। कम किसके पास है? इसके पास, यानी कि इन दोनों के बीच में विलोपन होगा, अर्थात कौन वाला हुआ? ब्यूटीन 2 वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ? सेट-जैफ नियम के अनुसार उस अल्फा बीटा के बीच में विलोपन होता है जिस वाले बीटा के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उम्मीद है इसका मतलब ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। जब मैं कह रहा हूं कि बनेगा और नहीं बनेगा, इसका एक अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि ये अधिक मात्रा में बनेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये बनेगा, ये बहुत अधिक मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनेगा, यानी लगभग 80% ये मिलेगा और 20% ये मिल जाएगा। ये सेट-जैफ नियम है जिसकी सहायता से हमें ये पता चलता है कि अगर दो टाइप के या दो बीटा उपस्थित हैं तो कौन सा बीटा प्रभावी होगा। तो क्लियर है कौन सा प्रभावी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम सोडियम के साथ हेलोएल्केन की क्रिया देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक नियम बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एल्केन से एल्कीन कैसे प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आइडिया आपने लगा लिया होगा। हमने एल्केन से हेलोएल्केन बनाना सीखा था, हेलोएल्केन से एल्कीन बनाना सीखा। अब इसके उल्टे में आते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एल्कीन से एल्केन कैसे बनाएंगे। सॉरी, एल्कीन से एल्केन। अच्छा, इसको दिमाग में रखना। अब जो बताने जा रहा हूं उसको सोचते चलना कि यार इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं। हम सोडियम से क्रिया देख रहे हैं, सोडियम से क्रिया किसकी? हेलोएल्केन की।
तो जब भी कभी समान या भिन्न प्रकार के हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो वो एल्केन बनाते हैं। यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, इंपॉर्टेंट है। सो मान लीजिए मैंने RX लिया है और इसकी क्रिया सोडियम से करा रहा हूं और फिर इधर पर मैंने XR लिख दिया है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रही है। सो सोडियम जो है इसके हैलोजन परमाणुओं को समेट लेगा और 2NaX यानी कि सोडियम हैलाइड बना देगा और साथ में RR करके एल्केन बन जाएगी। ठीक है, अब R की जगह पर मेथिल और मान लीजिए X की जगह पर आयोडाइड प्लस 2Na प्लस मेथिल आयोडाइड ईथर सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और साथ में ये बना देगा CH3। सो इस प्रकार से हम एथेन बना देगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर भिन्न प्रकार का C2H5 है तो फिर ये प्रोपेन भी बन सकता है। ठीक है, नॉट अ बिग इशू। सो इस प्रकार से वुड्स अभिक्रिया हमको बताती है कि हम किस प्रकार हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन फिर से वही अपना पुराना, एल्कीन से बनाना है अगर मुझे एल्केन तो क्या करना पड़ेगा? पहले एल्कीन की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से करा दीजिए, हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन, और फिर हेलो एल्केन से एल्केन बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम एल्केन से हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मान लीजिए मुझे मैग्नीशियम से क्रिया करानी है। देखिए, जब हम मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे तो हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक प्राप्त होगा। वो जो प्राप्त हो जाएगा तब बताएंगे। ठीक है, अभी हम सिंपल देखते हैं मैग्नीशियम से क्रिया। सो सिंपल जब हम RX की क्रिया Mg से करा देते हैं, सो हमको इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, ईथर की उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यह हमको बना देता है RMgX। व्हाट इज RMgX? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ये बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। ठीक है, इसका यूज काफी ज्यादा है। अब मान लीजिए मैंने, कैसे देखते हैं, अब इस अगर मैं RMgX की क्रिया या RMgX का जल अपघटन करा दूं, सिंपल H2O से क्रिया करा देते हैं, तो ये बना देगा RH, H2O को HOH लिख लेते हैं, HOH। R जो है वो इस H के साथ में आ जाएगा और साथ में जो MgX है ये OH के साथ में MgOH बना देता है। तो इस प्रकार से हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त करने का एक तरीका ये भी है। पिछले भी हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। डिफरेंस क्या है दोनों में? वुड्स अभिक्रिया वाले एल्केन में और ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाले एल्केन में डिफरेंस क्या है? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, सब मैं बताऊं। पिछली बार क्या हुआ था, ठीक है, आपने RH लिया था प्लस Na लिया था फिर XR लिया था, तो जो एल्केन बन रहा था वो RR बन रहा था, यानी उसमें कार्बन की संख्या जो है वो दोगुनी हो रही थी, कम से कम दोगुनी से तो ज्यादा ही हो रही थी। अगर अलग अलग है तो दोगुनी या डेढ़ गुनी हो रही थी, यानी कार्बन की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ आपने जितना R लिया है उतना ही R यहाँ पर है। सो अगर आपको एथिल ब्रोमाइड से एक मेथिल ब्रोमाइड से मेथेन बनानी है तो इस विधि का यूज करेंगे, लेकिन अगर मेथिल ब्रोमाइड से एथेन बनानी है तो वुड्स वाले का प्रयोग करेंगे। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको भी समझते चलिएगा। नेक्स्ट एक और नाम वाली रिएक्शन है। ये नाम वाले लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? नाम वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, और याद रखिए
एग्जाम में भी नहीं पीछे छोड़ेंगे, इसलिए हमें भी नाम वालों का पीछा नहीं छोड़ना है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। 2RI, आयोडाइड लिया है लेकिन आप कोई भी हैलाइड ले सकते हैं। इसको सिंपली जिंक के साथ में क्रिया करा देनी है और गर्म कर देना है, तो हमें RR करके और साथ में ZnI2 या Zn अगर हैलोजन लिया है तो ZnH2 करके बन जाएगा इस तरह से। तो इस प्रकार से यह भी एक रिएक्शन है जिसमें हम एल्केन को हेलो एल्केन को एल्केन में चेंज कर सकते हैं, और यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। नाम से स्पष्ट है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनके अपचयन की। एक मिनट में देखिए अपचयन क्या है, पहले ये चर्चा करते हैं कि अपचयन होता क्या है। ठीक है, सिंपली ऑक्सीजन के हटने को या हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन कहते हैं। बहुत सरल वाली परिभाषा, ठीक है, बाकी चीजें ठीक है ऑक्सीजन अपचयन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जैसा भी होगा, बट यहाँ हमको सिंपल समझना है ऑक्सीजन के हटने को और हाइड्रोजन के जुड़ने को। तो ऑक्सीजन तो है नहीं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन कहते हैं। तो सरल शब्दों में हमको हेलो एल्केन में हाइड्रोजन का प्रवेश करा देना है कैसे भी करके, और जब आप हेलो एल्केन में हाइड्रोजन का प्रवेश कराओगे तो कुछ हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसका मतलब कि एल्केन बनेगा। तो ये भी एल्केन बनाने का एक तरीका हुआ, देखते हैं। और जब एल्केन में अपचयित करना है तो इसके लिए कुछ अभिकर्मक की यूज होता है, कुछ अभिकर्मक अपचयन वाले अपकर्मक का यूज होता है। ये है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ अभिकर्मकों का। निकेल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराइए, सो हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पर हाइड्रोजन लग जाएगी। या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या जिंक का प्रयुग्म या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोइक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, ये सारी चीजें जो है अपचायक के तौर पर यूज की जाती हैं। सिंपल हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा। कैसे देखते हैं, मैं हाइड्रोजन निकलवा लेता हूँ। जैसे C2H5Br एथिल ब्रोमाइड लिखा है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल अपचायक। सो एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ ताथैया भाग गए दोनों, एक हाइड्रोजन रह गया वो इसके साथ में अटैच हो गया और ये बना दिया C2H6। इस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड का एथेन में अपचयन हो गया। या मान लीजिए हमने C2H5Cl लिया है और जिंक प्लस HCl या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक प्लस HCl बेसिकली ZnCl2 बनाता है, साथ में नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, तो हम यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन लिख सकते हैं। सो ये बना देगा सेम चीज C2H6 प्लस HCl। ठीक है, ये ब्रैकेट पे क्यों लिखा है, ताजा ताजा पैदा हो गई परमाणु नवजात है ना, तो उसको बॉक्स में रखना पड़ता है ज्यादा सेफ्टी के साथ में। इस प्रकार से ये हेलो एल्केन्स के अपचयन की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ अन्य अभिक्रियाओं की। इसमें जो सबसे पहली अभिक्रिया है, ये वो जो हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। नहीं ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो भी है नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। धन्यवाद, पहले इतना ही